नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पे मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी बोर्ड की प्रिपरेशन के बीच में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का वीडियो नंबर पार्ट नंबर 5 आज लेकर आ गया हूं, जिसका टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैंने पहले भी कहा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताएं, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारा चैनल कैसा चल रहा है, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। आप हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें दोस्तों साथियों। तो यही मेरी आपसे निवेदन है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी जुड़े और नोट्स के लिए मैंने पिछले वीडियो में कहा है, जिसको भी चाहिए प्लीज 50 स्टूडेंट एटलीस्ट कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट करके बताएं, तभी नोट्स में अवेलेबल करा पाऊंगा। तो आज इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर शुरू करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। क्या है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, पार्ट 4 का क्या टॉपिक था? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। पार्ट 4 क्या था? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भाई ऐसा क्या है जो भारत को फेडरल कंट्री बनाता है? ये अपन लोगों ने पार्ट 4 में पूरा का पूरा ही पढ़ लिया, पूरा ही जान लिया कि पार्ट 4 में व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इसमें ये वाला जो टॉपिक था ना स्टूडेंट्स, ये क्या था? एक्चुअली थ्योरेटिकल टॉपिक था। कैसा टॉपिक था? थ्योरेटिकल टॉपिक था, जिसमें थ्योरी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ओके, कैसे क्या काम करते हैं, कौन किस पे कानून बनाता है, वो चीजें। तो ये क्या था? थ्योरी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी थी। अब इसमें क्या है? एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क है। इसी चीज का क्या है? प्रैक्टिकल वर्क है। ओके, ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसको प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिकली करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उसको प्रैक्टिकल करना है, और वही प्रैक्टिकल वाला आज का हमारा मुद्दा है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ओके, ये चीज आज हम लोग देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं हमेशा पहले भी कह आया हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो बहुत डिटेल्ड है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में बता रखा है, और आप लोगों को पता भी होगा कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन से देश का है? इंडिया का ही है। जो सबसे बड़ा और लिखा हुआ संविधान हो वो कहां का है? हमारा इंडिया का ही है। तो डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है? इंडिया का है। इसी डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि भारत क्या होगा? एक फेडरल कंट्री होगा। क्या होगा? एक फेडरल कंट्री होगा, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल या टायर्स होंगे। 2 या 2 से ज्यादा लेवल या टायर्स होंगे, जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये उसने हमें बता रखा है। बट अब क्या है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है सर। अब इसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है? ठीक है, कैसे जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कैसे अच्छे से काम करेंगी, और क्या किस तरीके से हम लोग फेडरलिज्म को अच्छा बना पाए, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, और उसकी सक्सेसफुल हम कैसे पाए वो आज हम लोगों को देखना है। ओके, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर फेडरलिज्म। Constitution provide provision for federalism is necessary, but it is not sufficient. Very important बात। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर फेडरलिज्म, ये चीज मैंने भी आपको बताई है कि फेडरलिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? प्रोविजन है। प्रोविजन किया गया है कि साहब इंडिया कैसा होगा? फेडरल कंट्री होगा, फेडरलिज्म होगा। इज नेसेसरी, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी देश का गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। वो गाइड करता है कंट्री को, गवर्नमेंट को, कि देश में करना क्या है और कैसे करना है। तो गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। तो जब उसने वो बताएगा नहीं कि क्या करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो इसलिए क्या है? नेसेसरी तो है, जरूरी है कि भाई प्रोविजन हो, तो प्रोविजन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बट सफिशिएंट नहीं है। नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आज आप मुझे एक बात बताइए, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपने मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ लिया, बट जब तक आप उन मोटिवेशनल बुक्स को अपनी लाइफ में नहीं
कॉपी करते हैं। भाई कोई कहता है सुबह 5 बजे उठना चाहिए, हर किताब में कहा गया है कि सुबह 5 बजे उठे, सुबह एक्सरसाइज करें, ठीक है, इससे पूरा दिन अच्छा होता है। आपने पढ़ लिया पर आप फिर 8 बजे उठ रहे हो, तो वो जो थ्योरेटिकल काम था जो आपने पढ़ा वो किसी सेंस का नहीं है, ठीक है। बहुत जैसे कोई किताब आपने पढ़ी कि साहब सीबीएसई में टॉपर कैसे बना जाए, ठीक है, बहुत मोटिवेशनल वीडियो आपने देखे, पर आपने वो काम करा ही नहीं, ठीक है, आपने उस तरीके से पढ़ाई नहीं, आपने उस तरीके से तैयारी नहीं करी, तो क्या होगा, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आपने थ्योरी तो अच्छे से पढ़ी, थ्योरेटिकल काम तो आपने बहुत अच्छे से करा, किताब को पढ़ा है, बिल्कुल समझा है, सब कुछ करा, पर आपने उसको कभी प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करा। तो वही चीज यहाँ पे है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है फेडरलिज्म है, और अगर हम उसको अच्छे से लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? कभी नहीं होगा। तो इसलिए नेसेसरी तो है क्योंकि गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, पर सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकली सही से लागू नहीं होगा तब तक फेडरलिज्म का कोई भी सेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब सर उसको प्रैक्टिकली लागू कराने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखो, अब फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। देखो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म, फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वन बाय वन हम चर्चा करते हैं। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ओके, अब आप पूछेंगे सर डाइवर्सिटी क्या होता है? मैं बताता हूं। रुकिए, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के लिए क्या होना? रेस्पेक्ट होना, इज्जत होना। अब डाइवर्सिटी का पहला मतलब समझ लीजिए, सॉरी, a wide variety of something। वेराइटी, ये वाला जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अ वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की वाइड वेराइटी, बहुत ज्यादा वेराइटीज होना ही क्या है? डाइवर्सिटी है। अब हमारे देश में वेराइटी किस चीज की है सर? लैंग्वेज की वेराइटी है। आप साउथ में जाइए, हर स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। आप नॉर्थ में भी देखिए, राजस्थान में अलग होती है, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, ठीक है। हर जगह की क्या लैंग्वेजेस, हमारे देश में बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस डिफरेंट, नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग है। तो हमारे क्या है? वेराइटीज है, लैंग्वेज में वेराइटीज है। रिलीजन, धर्मों में वैरायटी है। इंडिया में हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, खैर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर की वैरायटी है या नहीं है? आप साउथ में जाइए, साउथ का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहां का कल्चर, वहां का खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अलग है। तो कल्चर में भी हमारे पास क्या है? वेराइटीज है। तो ऐसे करके बहुत सी चीजों में हमारे पास क्या है? वेराइटीज है। लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर। तो ये जो वेराइटीज है यही क्या है? डाइवर्सिटी है। यही क्या है? जो वेराइटीज है वही हमारी क्या है? डाइवर्सिटी है। तो जितनी भी वेराइटीज है देश में, जो भी लोग हैं, उन वेराइटीज की क्या होनी चाहिए? रेस्पेक्ट होनी चाहिए। भाई लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज बोलो आप, उनकी सबकी इज्जत होनी चाहिए। आप कोई सा भी धर्म आप फॉलो करो, उसकी इज्जत होनी चाहिए। आपका कोई भी कल्चर हो, आप धोती कुर्ता पहनते हो तो भी इज्जत होनी चाहिए, और अगर आप पगड़ी और साफा पहनते हो तो भी आपकी इज्जत होनी चाहिए। तो रेस्पेक्ट क्या है? सबके लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाना है तो जितने भी तरह के लोग, जितनी भी वेराइटीज के लोग आपके देश में रहते हैं, उन सबकी क्या होनी चाहिए? रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो तभी जाके फेडरलिज्म क्या होगा? सक्सेसफुल होगा स्टूडेंट्स। ओके, यहां तक की बात आपको क्लियर। अब एक बात और आप इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि ये जो इतना है, अब आप सोचिए एक देश में, ठीक है, आज आप मानिए आपकी फैमिली है। फैमिली में अगर आपके 10 लोग रहते हैं, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली है, 10 लोग रहते हैं। अगर किसी के कभी भी किसी बात को लेकर सबके व्यूज अलग होते हैं, ठीक है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, तो कभी कभार क्या होता है कि उन डिफरेंट थिंकिंग के कारण भी क्या हो जाता है? घर में लड़ाई हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, बहुत सी बातें होती है। बट एक देश में, हमारे इंडिया में इतने लोग, अलग अलग लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती है, रिलीजन बहुत से बोले जाते हैं, कल्चर बहुत, फिर भी हम सब एक है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी वेराइटीज, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक है। तो हम लोग दुनिया में एक मिसाल है। भारत देश दुनिया में एक मिसाल है, एक बहुत सिंबल की तरह है। तो उसी सिंबल के लिए एक स्लोगन है, वो याद रखिएगा। आप अगर बोर्ड के एग्जाम से उसको कोट करके लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। वो स्लोगन क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या स्लोगन है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में मतलब विविधता है, वेराइटीज। उन वेराइटीज के होने के बावजूद भी यूनिटी है। और ये स्लोगन जो दिया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत में क्या है, विविधताओं में एकता है, वेराइटीज होने के बाद भी हम लोग एक हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो एक पॉइंट को मैंने इतना अच्छे से डीप में अच्छे से समझाया, मैं फिर भी मैं कहता हूं कोई प्रेशर नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट बताएं, और अच्छा समझा रहा हूं तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, आई बात समझ में, तो पहला क्या है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज, आई बात समझ, सभी वेराइटीज के लोगों के लिए आपके लिए इज्जत होनी चाहिए, सभी के लिए लोगों के लिए इज्जत होगी तभी क्या होगा, फेडरलिज्म आपका सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाओ, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या जरूरी है सक्सेसफुल फेडरलिज्म के लिए। सेकंड है डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदरनेस, डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदरनेस। देखो ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट है, लिविंग टुगेदरनेस, एक साथ रहने की इच्छा भी होनी चाहिए। डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदरनेस, जब सब लोग एक साथ, भाई मैंने अभी आपको क्या होता है, डाइवर्सिटी वैरायटी, कुछ कभी किसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता हो, कभी किसी बात को लेकर कोई, उसके बावजूद भी हम सब में एक साथ रहने की इच्छा है, पूरे भारत को एक रखकर चलने की इच्छा है, तो वो भी जरूरी है फेडरलिज्म के लिए। ओके, थर्ड और लास्ट पॉइंट इसका, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की स्पिरिट होनी चाहिए। अब स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म क्या है कि आप मुझे बताइए, जैसे भाई अब आज सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को काम ना करने दे, तो वो फेडरलिज्म की स्पिरिट है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट बार बार में सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों को ठुकराए, वो स्पिरिट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो स्पिरिट भी होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस में है, पब्लिक में है, पब्लिक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों को भी माने, स्टेट गवर्नमेंट के आदेशों को भी माने, बार बार में कोई प्रोटेस्ट करने सड़कों पर ना उतरे। तो फेडरलिज्म की क्या है, स्पिरिट भी होनी चाहिए। ये तीन चीजें अगर है तो वो क्या होगा, फेडरलिज्म आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब क्या था स्टूडेंट्स, जो ये हमने पढ़ा, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदरनेस और स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये क्या है, थोड़ा नेरो एस्पेक्ट है, नेरो कॉन्सेप्ट है। अब इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको वाइड कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इन्हीं 3 पॉइंट के बेसिस पे 3 पॉइंट बाहर निकल के आएंगे, वो 3 पॉइंट मेजर पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब वो 3 पॉइंट कौन से, ठीक है, ये नेरो एस्पेक्ट था, नेरो कॉन्सेप्ट था। अब अपन ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वाइड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो 3 जो पॉइंट्स है वो है हमारे, सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट, सबसे फर्स्ट जो है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा है वो है लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, और जो तीसरा और जो फाइनल है वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये 2 आने वाले नेक्स्ट पार्ट 6 में हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट से। ओके स्टूडेंट्स, किससे शुरू करते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट से। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको हमारे चैनल की वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला तो लिंग्विस्टिक स्टेट का हम मतलब समझ लेते हैं। किसका, लिंग्विस्टिक स्टेट का। यहां मैं लिख देता हूं टॉपिक को, लिंग्विस्टिक स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज के भाषा के आधार पे क्या होना, एक स्टेट, एक राज्य को क्रिएट कर देना, वही क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक स्टेट कहलाता है। इसमें एक और पॉइंट है, फिर हम पूरा और भी अच्छे समझाऊंगा। पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज लाइव इन अ सेम एरिया और स्टेट। अब देखिए, अब समझा, स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे क्या होना, स्टेट को क्रिएट कर देना, और जो लोग एक सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या करेंगे, सेम एरिया सेम स्टेट में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर दूसरी लैंग्वेज का आदमी नहीं रह सकता, नहीं जा सकता, जा कहीं पे सकते, रह भी सकते हैं, बट क्या होता है, मेजोरिटी है ना वो वहां रहने लग जाती है, उसी ग्रुप की, उन्हीं लोगों की रहने लग जाती है, वो हमारा क्या होता है, लिंग्विस्टिक स्टेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सवाल आता है, सर लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्यों बने और कब से बनना शुरू हुई, तो वो आप जानो, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे उस पर बढ़ेंगे। देखो क्या हुआ है स्टूडेंट्स,
1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, भारत आजाद हो गया, तो लोगों को क्या हुआ कि भाई, मैंने बोला काफी लोग हैं हमारे, काफी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले, तो उनकी डिमांड होने लगी कि भाई हमें क्या है, एक सेपरेट स्टेट दो, ठीक है, देश में ही दो, हमारा खुद का एक राज्य हो जहां पे हम लोग जो एक सेम लैंग्वेज के लोग बोलते हैं वो ज्यादा रहे और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखो क्या होता है, मैं आपको आगे सुनिएगा पूरी बात। देखिए, आफ्टर 1947 में क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। अब इनमें दो तीन पॉइंट, 1947 के बाद मेनी स्टेट्स वेनिस्ड, काफी जो स्टेट्स है, पुराने स्टेट्स, उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है, पुराने स्टेट्स को नाम मिटा दिया, उनकी बाउंड्री चेंज कर दी वो। नेक्स्ट, मेनी न्यू स्टेट्स क्रिएटेड, मेनी न्यू स्टेट्स क्रिएटेड, और जो नए स्टेट्स है, नए स्टेट्स काफी बनाए गए, मेनी न्यू स्टेट्स क्रिएटेड। नेक्स्ट, चेंज नेम, एरिया, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ठीक है। क्या देखो, चेंज नेम, एरिया, बाउंड्रीज, जैसे मैं आपको बताता हूं, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को एक स्टेट बना तेलंगाना, किस में से कट हुआ, आंध्र प्रदेश में से कट हुआ। तो अब इधर वाला एरिया आंध्र प्रदेश का हो गया और इधर वाला तेलंगाना का हो गया। अब देखो, नाम चेंज हुआ, तेलंगाना आ गया, एरिया कम हो गया आंध्र प्रदेश का, बाउंड्रीज चेंज हो गए, पहले पूरा आंध्र प्रदेश था, अब आधा हो गया। तो ऐसा करके 1947 में काफी चीजें हुई और फिर काफी लिंग्विस्टिक स्टेट भी देश में बनाए गए। ओके, पर सवाल क्या ये आता है सर, जैसे लोग सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट करना शुरू करा गया, साहब हमें लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, तो क्या सरकार ने दे दिया? नहीं, सरकार ने 2-3 कमेटियां बनाई, उनको बोला आप डीप एनालिसिस करो, देखो कि क्या हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, देश को फायदा होना चाहिए, ठीक है, देश को फायदा होगा या नुकसान होगा लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से, तो क्या होगा। तो फिर कमेटियां बिठाई गई और कमेटियों ने क्या बात बोली, उन्होंने जो मेरिट्स बताए किसके, लिंग्विस्टिक स्टेट के, वो हम लोग देखते हैं। हम लोग जो मेरिट्स उन्होंने बताए हैं वो देख लेते हैं। देखो, मेरिट्स पहला, मोर यूनाइटेड कंट्री, मोर यूनाइटेड कंट्री, देश ज्यादा यूनाइटेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो उनका ये कहना था कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में रूल लोगों का होता है। जब लोगों की डिमांड है तो उनको क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट देने में कोई बुराई नहीं है। और क्या है, अगर नहीं देंगे तो श्रीलंका में जो हालात हुए तमिल वालों के साथ जो हुआ, वैसा इंडिया में ना हो जाए, इसलिए क्या है, और जब इन लोगों को हम उनकी डिमांड पूरी कर देंगे तो उनमें देश के प्रति अच्छी भावना जगेगी और वो आगे देश के लिए एक अच्छे से काम करेंगे। मोर यूनाइटेड कंट्री। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, लिंग्विस्टिक स्टेट जब बनाना शुरू हुआ तो जो कमीशंस बिठाए गए, जो कमेटियां बिठाई गई, जिनको डीप एनालिसिस करने के लिए बोला गया, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट आधार हो, बेस हो तो गलत है। पर लिंग्विस्टिक स्टेट के साथ साथ बहुत सी चीजें देखी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन इजियर हो जाएगा, वहां का थोड़ा कल्चर भी डिफरेंट हो, तो ऐसा करके 2-3 चीजों को बेस बना के फिर स्टेट दिए गए। ऐसे बिल्कुल ये नहीं सडनली डिमांड हुई और स्टेट दे दिया गया, बिल्कुल डीप एनालिसिस के बाद ही दिए गए। तो पहला पॉइंट, मोर यूनाइटेड कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है इजियर एडमिनिस्ट्रेशन, इजियर एडमिनिस्ट्रेशन, इजियर एडमिनिस्ट्रेशन इजियर हो गया भाई, वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो गई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पता चल गया साहब इस एरिया में इस लैंग्वेज के लोग रहते हैं तो इनकी ये प्रॉब्लम से ज्यादा इजीली सॉल्यूशन मिलने लगे, तो इजियर एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2-3 फायदे उनसे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इंडिया में कुछ स्टेट्स तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे बनाए गए और कुछ स्टेट क्या है, कल्चर के बेसिस पे बनाए गए। मैंने आपको बताया ना कल्चर भी अलग है, तो जिसमें झारखंड, उत्तराखंड और नागालैंड, और भी ऐसे हैं तो आप 2-3 ही याद रख लीजिए। झारखंड, उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, ऐसे। तो ये हमारा क्या था, पार्ट 5 था स्टूडेंट। पार्ट 6 में अपन लोग लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे। और आप ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और प्लीज माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए दोस्तों। नहीं तो फिर ऐसे आप उत्साहवर्धन नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और आप
उत्साहवर्धन करोगे तो मुझे एक हिम्मत सी मिलती है, मैं ज्यादा काम करता हूँ, जल्दी वीडियो बनाता हूँ और अच्छे वीडियो बनाने की और खुद में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।